हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे। अब तो एक तो इस समय समस्या बच्चों के सामने ये आ रही है कि लगातार पेपर लगे हुए हैं और कई पेपर लगे हुए हैं। जैसे इस समय पे जिन लोगों का टेक्नीशियन लगा हुआ है, उन लोगों का टेक्नीशियन 23 तारीख से क्या है, अभी स्टार्ट हो जाएगा। कल 20 तारीख है, 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, आज से, मतलब हाँ, आज ही 20 तारीख है ना? नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल। आज तो 19 तारीख है, कल 20 तारीख है। कल से टेक्नीशियन स्टार्ट हो रहे हैं। और अब आप समझिए कि टेक्नीशियन भी बच्चे को देना, उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहा होगा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी आ रहा है, बच्चों का बीच में भी पेपर जो है 22 तारीख को, जिनका पीसीएस पढ़ा होगा उनका पीसीएस भी लगा हुआ है। फिर ऐसे ही देखिए, अब रेगुलर एग्जाम लगे हुए हैं। और हाँ, एक तो 5 तारीख को अभी जो जिनका 5 तारीख का क्लर्क का पेपर देंगे वो तो देंगे ही देंगे जाके। साथ ही 5 तारीख को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट, सॉरी, यूपी ट्रिपल एससी का एक जो अकाउंटेंट का पेपर है शायद कुछ, या असिस्टेंट अकाउंटेंट का 500 कुछ पोस्ट का, तो उसका भी पेपर है। तो बच्चा करे तो क्या करे, बेचारा किस चीज़ की तैयारी करे? अब उसके फॉर्म तो पहले के पड़े हुए थे, पेपर अभी एक साथ में लगा दिए। तो ये चीज़ें जो हैं, जो आयोग होते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई हम जो पेपर करा रहे हैं, हमारे साथ में जो बच्चे जुड़ रहे हैं, जो पेपर देगा वो कौन कौन सा देगा। अब सोचो किसी का पेपर यूपी वालों में ज़्यादातर, जैसे हम अपना बताएं, हमारे यहाँ हरदोई के हैं, तो हमारे यहाँ बहुत से बच्चों ने हमें कहा कि सर जी अब बताइए, हम नोएडा पेपर देने जाएंगे तो हमारे 3 दिन खराब होंगे। जैसे 20 तारीख को पेपर है तो वो बच्चा आज रात में निकलेगा, कल पेपर देगा, कल रात में वहाँ से ट्रेन पे बैठेगा, कल परसों सुबह तक आएगा। ठीक है, तो उसके इतना टाइम खराब हो रहा। अब उसकी इधर की तैयारी धरी धरी, क्योंकि जो पेपर लगा बच्चा सोचता है पहले इसको पढ़ लें। तो इस तरीके से समस्याएं अभी बहुत आ रही हैं। बच्चा कंफ्यूज है क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कैसे समझाया जाए उनको, और कैसे आयोग को समझाया जाए कि लगातार सारे के सारे पेपर एक साथ लगा दिए। 2024 में कोई पेपर नहीं था, 2024 खत्म होते होते इतने पेपर आ गए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, भाग हिंदी है। इस पे हम लोग देखते हैं कि हिंदी का पोर्शन कैसा है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है? तो ऋषि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संध्या भी सही लिखा हुआ है, चाहे अंक की बिंदी लगाइए चाहे वो भी, कोई दिक्कत नहीं। संस्कार भी सही लिखा हुआ है, रात्रि लिखा हुआ है। रात्रि नहीं होता है, रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि होता है। बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत यही है, शुद्ध उसका ये होना चाहिए। दुह उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो दुर्गम, दुर्बल, दुर्दिन और दुलारा। देखो यहाँ पे पूछा है दुह, मतलब विसर्ग संधि किस में नहीं, तोड़ेंगे तो किस में विसर्ग संधि नहीं आएगी। तो दुर्गम तो दुह प्लस गम हो जाएगा, जिसमें भी ऊपर रा टंगा हुआ है सब में लग जाएगा। वो रा हटेगा और आपका हलंत लग जाएगा, यानी कि आपको आहा की बिंदियां लग जाएंगी। और दुलारा में दू प्लस लारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज तो आपकी बिल्कुल विसर्ग वाला नहीं बन पाएगा। फिर 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है किस समूह में सभी शब्द जो हैं वो रंग के पर्यायवाची हैं। रंग क्या होता है? रंग का मतलब भिखारी होता है। ठीक है, भिखारी होता है, या कह सकते हैं दरिद्र कह सकते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक, अकिंचन कह सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बस पर्यायवाची उसके ढूंढ रहे हैं। तो दरिद्र, कंगाल बिल्कुल एक चीज है, रंध्र, रक्षा, और रक्षा यहाँ पे उसका नहीं बन रहा है। कंकाल, कंकाल नहीं, सॉरी, कंगाल बिल्कुल सही। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। धनवान आ गया तो फिर तो भैया वो राजा बन जाएगा, राजा हो जाएगा। दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन, चारों के चारों जो सही बने हुए हैं बिल्कुल सही हैं। 4 नंबर, प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या है? प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं? शब्द के प्रथम पहले लगते हैं। तो उपसर्ग अगर पूछा जा रहा है तो प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा का मतलब प्रति प्लस इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस इच्छा हो जाएगा, सॉरी, इच्छा नहीं, प्रति प्लस इच्छा हो जाएगा, तो प्रतीक्षा हो जाएगा। तो प्रति इसमें लगा हुआ, इच्छा में अगर जोड़ देंगे प्रति तो आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाश्चात्य, इसका शब्द का विलोम शब्द हमको बताना है। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पाश्चात्य का परिष्कृत, पारदर्शी, पौरसत्य, पुलस्त, तो पौरसत्य हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, 6 नंबर देखिए, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनल, पावक, व्योम और कृषाणु। तो देखो, अनल का मतलब भी आग होता है, ठीक है, और पावक का भी मतलब आग होता है, कृषाणु का भी मतलब आग होता है, और व्योम का मतलब आकाश होता है। क्या होता है? आकाश होता है। ठीक है, चलिए, फिर 7 नंबर देखेंगे। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मितव्ययी, मितव्यय,
मितव्यप, मिताहारी और मितहारिणी। अब भोजना, देखो भोजन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भोजन। तो मित मतलब होता है कम, और आहारी का मतलब होता है मतलब खाना, मतलब ईट वाला होता है। खाना का मतलब फूड नहीं, ईट, ठीक है। जैसे खाना खाना होता है ना, तो एक खाना होता है जो हम लोगों के सामने रखा होता है, उसको खाना जब होता है तो उसको कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिताहारी हो जाएगा, मतलब जो कम खाता हो। मित मतलब होता है कम। 8 नंबर, 8 नंबर में क्या हो जाएगा? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ गन्ने का रस, ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने का रस यहाँ। सबसे पहले तो आप इसको काट दो, क्योंकि ताजी तो होता ही नहीं है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब आते हैं, देखो तीसरे ऑप्शन पे, ताजे गन्ने का रस यहाँ नहीं, यहाँ सबसे पहले शब्द होना चाहिए था, तो ये यहाँ लगा दिया, गलत है। यहाँ ताजे गन्ने का, गन्ना ताजा नहीं होता, रस ताजा होता है, गन्ना तो आपको खेत से आके आएगा, तो यहाँ पे गन्ने का ताजा रस मिलता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर, अनाधिकृत का सही संधि विच्छेद बताना है, तो क्या हो जाएगा? अनाधिकृत के लिए जैसे संधि विच्छेद आज हम लोगों ने पढ़े थे, संधि विच्छेद जो कल आप लोगों की जो क्लास हुई थी, ये भी बताया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? अन प्लस अधिकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन प्लस अधिकृत। और अन में याद रखना, ये पहले वाला जो अन लिखा है ये गलत है। इसमें अन में हमेशा रखना कि नीचे जो है ऐसे हलन टांग देते हैं, तो अन प्लस अधिकृत दूसरा वाला सही हो जाएगा। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कम बोलने वाले के लिए मतलब जो मित मतलब कम, और भाषी मतलब बोलता हो, तो मित भाषी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 नंबर में पहला आ जाएगा मित भाषी, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उसमें बाचाल दे रखा था, बाचाल का मतलब ही होता है ज्यादा बोलने वाला। चलो, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? किसका? अनुग्रह का। चलो देखते हैं, तो आग्रह, संग्रह, ग्रहण और विग्रह, तो अनुग्रह का विग्रह हो जाता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताने हैं। देखो सॉरी, रचना की दृष्टि से क्रिया के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मनः प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो मनः प्लस रमा का मतलब होगा जो आह की मात्रा है इसको बदल देंगे और जो है ओ की मात्रा लगा देंगे। तो अच्छा, ओ की मात्रा लगाएं या पी की मात्रा लगाएं, ए पी डी किसी की, यहाँ तो ये पूछा ही नहीं है, हम तो नीचे ऑप्शन ही नहीं देखे। मनः प्लस रमा, आह की बिंदी लगी है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा, मनोरमा होता है ये। 14 नंबर, जिसके हृदय का पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्माहूत। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ होता है उसको मर्माहत कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं। पंद्रह नंबर, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। तो इसकी अगर हम लोग संधि कर दें, संधि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, और संग्रह का मतलब समास नहीं, संधि विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलग करना। तो संधि करना है तो मृत्यु प्लस उपरांत है तो क्या हो जाएगा? मृत्यु उपरांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्यु उपरांत। और ये आपको कहां पे दिखाई देगा मृत्यु उपरांत? तो ये आपको पहले ही ऑप्शन में दिख जाएगा और यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी पूछा जा रहा है किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्त काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है। तो ये एक महाकाव्य है। कामायनी के रचयिता कौन है? कमेंट में जरूर बताना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, कामायनी इतनी कॉमन किताब है, इतने बार आपके पेपर में आई होगी कामायनी। इसके जो है आपको जो लेखक हैं आपको बताने हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है। और जब हम लोग यूपी पुलिस की क्लास कर रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको पढ़ाया। यूपी SSC की हिंदी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, हिंदी जब जब पढ़ाई है तब तब मैंने इसको पढ़ाया है। चलो, भक्ति का अर्थ नहीं होता है, तो देखो भक्ति का अर्थ नहीं पूछा जा रहा है, तो सेवा, पूजा, श्रद्धा और कविता। तो भक्ति का अर्थ सेवा, पूजा, श्रद्धा सब होते हैं, बस कविता इसका हिंदी अर्थ नहीं हो पाता है। आंख का नीर ढल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना। अगर आंख का जो नीर ढल जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित हो जाना या निष्प्रभव हो जाना। नहीं, अगर आंख का नीर ढल गया है तो इसका मतलब है कि वो निर्लज्ज हो गया, अब उसको किसी भी तरीके की कोई लज्जा ही नहीं बची। समझ रहे हैं? चलिए 19 नंबर, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को छांटना है और बताना है कि यहाँ पे सही क्या हो जाएगा। तो घट, घड़ा, राख, रक्षा,
धान, धन्या, धनिया, बटी और बड़ी। अगर सही शब्द पूछा गया है, सही युग्म, तो घटा का घड़ा बिल्कुल सही, बिल्कुल बनना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई 20 नंबर देखेंगे। बुढ़ापा भी किस प्रकार, एक प्रकार का अभिशाप है, इस रेखांकित शब्द में की संज्ञा बताना है। तो बुढ़ापा, जवानी, ये शब्द जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? भाववाचक। भाववाचक का पता कैसे चलता है? जिस चीज को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो जब हमारे ऊपर हमें दिखाई नहीं देगी। बुढ़ापा आपको आप कहेंगे सर जी बूढ़े लोग तो हो जाते हैं वो दिखाई देते, वो बूढ़ा शरीर हुआ है, बूढ़े हुए हैं वो दिखाई दे रहा है। बुढ़ापा का मतलब होता है एक तरीके की फीलिंग जो बहुत से जवान लोगों में आज के समय में भी आ जाती है, थक जाते हैं बहुत जल्दी, उनको कंडीशन खराब हो जाती है। 21 नंबर, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द या समुच्चय बोधक शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, जो जोड़ने का काम करेंगे तो समुच्चय बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ अर्थ होंगे, वो उसके जवाब देंगे। अनुशासन का अर्थ है नियमों एवं विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप में नियमों का पालन करना। जिस व्यक्ति का परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों के व्यवहार में ढाल कर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। अच्छा, अनुशासन का वास्तविक अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो पैराग्राफ था हमारा उसमें अनुशासन का जो वास्तविक अर्थ बताया गया था वो क्या बताया गया था? तो नियमों और विधियों का पालन करना, पंक्तिबद्ध खड़े रहना, दंड से भय के नियमों का पालन करना, शिष्टाचार का पालन करना नहीं, तो नियमों का पालन करना हमको ये पैराग्राफ में बताया गया है। आत्म संयम से आशय क्या है? जो आत्म संयम है उससे क्या आशय? निराहार होना, करने और ना करने के योग्य कार्यों का ज्ञान, इंद्रिय दमन, बीत रागी नहीं। आत्म संयम का मतलब था कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना ये पता होना चाहिए। फिर अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है किस चीज के लिए? लोक मंगल की ओर प्रेरित करता है, अधिकाधिक संग्रहण की प्रवृत्ति की ओर करता है, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति की ओर करता है, स्वार्थ भाव की ओर करता है। तो ये अधिकाधिक संग्रहण की प्रवृत्ति की ओर करता है। अनुशासन की कटौती क्या है? गर्व, अहंकार, आत्म स्वाभिमान या स्वशासन। तो अनुशासन की जो कसौटी है वो क्या है? वो तो आत्म स्वाभिमान की है। ठीक है, चलिए तो ये जो हिंदी के जो आज पैराग्राफ का पूरा पोर्शन, पैराग्राफ नहीं सॉरी, जो पूरा पोर्शन 25 क्वेश्चंस का था ये यहीं पे समाप्त करेंगे। और आज के क्वेश्चन थोड़े बढ़िया थे। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।